नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबी न्यूज और मैं हूं मनोज मौर्य। रायबरेली जनपद के ऊंचाहार के खरौली में शहीद कंचन यादव स्मारक स्थल पर आयोजित मूल निवासी बहुजन जन जागृति सम्मेलन के आयोजन में विभिन्न वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। आइए आपको रूबरू कराते हैं वक्ताओं से। तो साथियों, हम लोगों को इस बात को सोचना और समझना होगा, क्योंकि अगर ये कहा जाता है कि सबका मालिक एक है, हमारे सभी लोग यही कहते हैं कि सबका मालिक एक है। जब सबका मालिक एक है तो हम लोगों को जातियों में किसने बांटा? साथियों, ये हम लोगों को अपना इतिहास पढ़ना होगा कि हम लोग इस देश में जब पैदा हुए तो इंसान के रूप में पैदा हुए, लेकिन पैदा होने के बाद कुछ मनुवादी लोगों ने हम लोगों को जातियों में बांट दिया और वैसे बांटे कि हम लोगों को 6000 से भी ज्यादा हमारे जातियों के टुकड़े हुए। और इन जातियों के टुकड़े होने का फायदा जो हमारे देश में कहा जाए 3.5% का आदमी है, वो इस तरह से बांटा कि हमारी कोई भी जाति 1.5% से ज्यादा नहीं। अगर हम लोग अपने अलग अलग जाति का संगठन बनाकर अपने लोगों को जगाने का काम करेंगे तो हम लोग निश्चित रूप से कभी अपने कार्य में सफल नहीं हो सकते। अगर हम लोग को अपने कार्य में सफल होना है तो हम जो बहुजन समाज के लोग हैं, इन सारे लोगों को एक जगह पर आना होगा। हम लोगों को छुआछूत, भेदभाव, अन्याय, अत्याचार के खिलाफ लड़ाई को लड़ना होगा, क्योंकि जातियां जानवरों में होती हैं, इंसानों में नहीं होती। मैं जातियों के बारे में 2 मिनट बताता हूँ। जातियां किस तरह से पहचानी जाती हैं? साथियों, जातियां उसे कही जाती है जिसे हम देख कर बता सके ये कौन सी जाति है। उसके आवाज से बता सकते हैं, उसके लैट्रिन से बता सकते हैं। साथियों, जैसे हमारे घरों में भैंस होती है, बकरी होती है, गाय होते हैं, बहुत सारे लोग हाथी पालते हैं, तो हम लोग ये देख कर बताते हैं कि ये बकरी है, ये भैंस है, ये गाय है। ये हम लोग देख कर बता देते हैं। और अगर हम लोग देखकर भी नहीं तो बिना देखे भी बता सकते हैं ये कौन सी जात है। जैसे इस बाउंड्री के उस पार अभी कोई भैंस बंधी हो और वो आवाज लगाए तो हम लोग आवाज से पहचान जाते हैं ये भैंस की आवाज आ रही है कि बकरी की आवाज आ रही है कि हाथी की आवाज है। मतलब हम लोग बिगड़ देखे भी बता सकते हैं। और हम लोग अपने खेतों में फसल तैयार करते हैं और रात को कोई जानवर चल कर चला जाता है, हम लोग उसे नहीं देख पाते कौन चल कर चला गया, लेकिन उसकी लैट्रिन से हम लोग पहचान लगाते हैं कि हमारी फसल को रात में कौन सा जानवर चरा होगा। उसकी लैट्रिन देखते हैं तो उसे साबित होता है कि यह जानवर लील गाय की लैट्रिन लग रही है, लील गाय शायद चरा।
देने का काम किया तो उस्मान शेख नाम के मुसलमान भाई ने साथ दिया था। साथियों, नहीं ठीक थी। ज्योतिबा फूले का साथ देते उस समय उस्मान शेख भाई ने अपने घरों में स्थान दिया। जब उस्मान शेख ने अपने घर में स्थान दिया, मुस्लिम समाज की महिला उस्मान शेख की बहन फातिमा शेख भारत देश की मुस्लिम की सबसे पहले शिक्षिका महिला बनने का काम की। क्यों? क्योंकि उस समय अगर ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले को किसी ने समझा था तो मुसलमान ने समझा था। और उसके बाद भी जब लड़ाई को लड़ा गया, आप लोग इतिहास पढ़िएगा कि जब बाबा साहब की बारी आई थी, बाबा साहब भी लड़ाई को लड़ रहे। उस समय हमारे लोगों को खास तौर पर कहा जाए शूद्र, अभी भी बहुत सारी बातें आती हैं हमारे लोगों को नहीं पता, लड़ाई झगड़ा होने लगती है तो हमारे ओबीसी ही लोग कहते हैं अरे शूद्र तो का जाना। उन लोगों को नहीं पता है कि शूद्र का मतलब क्या होता। साथियों, जब इस लड़ाई को हम लोग पूरी तरह से समझ पाएंगे, जब बाबा साहब हम लोगों को पानी पीने का अधिकार नहीं था, हम लोग पानी भी नहीं पी सकते थे। तालाब, हमारे अगल बगल तालाब होते हैं, यहाँ तो हर घरों में नल हैं या बहुत सारे पानी पीने की व्यवस्था है। उस समय जो कंडीशन थी कि हमारे लोगों को सही पानी पीने का भी अधिकार नहीं था। बाबा साहब जब हम लोगों को पानी पीने के लड़ाई को लड़ रहे थे, उस समय भी मुसलमान भाई ने साथ दिया। वो अपनी जमीन को दिए थे। उस समय बाबा साहब उस जमीन से लड़ाई को लड़
की देवी माता सावित्रीबाई फुले जी और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली माता फातिमा शेख जी और हमारे बहुजन समाज में जन्मे समय समय पे हमारे बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन करते हुए और आप सभी को जय भीम और जय जय भीम मेरा सलाम पेश करते हैं। हमारे साथियों हम सबको पता है कि बहुत पहले मुट्ठी भर लोगों ने हमारे देश को गुलाम बनाकर रखा था। हमारे समाज को हजारों वर्गों हजारों जातियों में बांट करके हम पर राज करते थे। हजारों जातियों में बांटकर हम पर राज करते थे। हजारों जातियों में बांट कर हम पर जुल्म अत्याचार एवं शोषण करते थे। और हमारे इस सारी चीजों को हमारे समाज के महापुरुषों ने लड़ाई लड़ करके हमको हक और अधिकार दिलाने का काम किया। मैं एक चीज कहूंगा, पहले तो तुम्हें शिक्षा से मोड़ दिया जाएगा, फिर तुम्हारे नाम को किसी जुल्म के साथ जोड़ दिया जाएगा। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकला करो यारो, वरना किसी दिन तुम्हें कच्चे धागे की तरह जोड़ दिया जाएगा। हमारे साथियों, हमारे समाज में ऐसे बहुत सारी चीजें हुई हैं जो हमें हुआ। हम एक चीज और कहेंगे कि आज हमारे समाज में हजारों संगठन बनाए जा रहे हैं। हमारे समाज में हर जात में कोई ना कोई संगठन बन रहा है। ये मनवादियों की चाल है, हमें आपको समझना चाहिए। अगर आज हम आप नहीं समझेंगे तो आने वाले वक्त में हमारे लिए बेहतर कल नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं, जब तक वे धर्म को देखने वालों खून का छप्पर आपका भी है, तो आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका भी है। उसके कत्ल पर मैं चुप था, मेरा नंबर अब आया है, मेरे कत्ल पर आप चुप हो, अगला नंबर आपका है। समाज साथियों, आज हमारे समाज में देखते हैं एक भाई मार खाता रहता है, दूसरा भाई देखता रहता है। अगर एक भाई मार खा रहता है तो दूसरा कहता है हम थोड़ी मार खा रहे, वो मार खा रहा है। पूरे उससे याद रखना चाहिए, आज एक भाई मार खा रहा है, कल मेरा भी नंबर आ सकता है। इसीलिए हम सबको संगठित रहना चाहिए। और लास्ट में एक चीज और कहूंगा कि अपने बच्चों को शिक्षा जरूर देना, क्योंकि बाबा साहब ने कहा है शिक्षित करो, संगठित करो, संघर्ष करो। क्योंकि आप शिक्षित बनोगे तो आपको कोई दबा नहीं सकता है, आप संगठित बनोगे तो आपको कोई रोक नहीं सकता है, आप अगर संघर्ष करोगे तो आपको हरा नहीं सकता है। क्योंकि समय बहुत कम है, इसीलिए ऊंचा हाथ राजकीय महाविद्यालय में आपने कार्यभार लिया, पदार्पण किया। उस समय में बीए 2-3 वर्ष का छात्र था। उसके बाद उस समय तत्कालीन बहुत कम लोग शिक्षा लेते थे। उस समय हमारी क्लास में मुश्किल से 15 या 20 लड़कियां अध्ययन में थी, जो खासकर बहुत जागरूक घरों की लड़कियां थी। उसके बाद आपने 2005-6 में गांव की लड़कियां जो पढ़ने की इच्छुक थी, आपकी प्रेरणा से गांव की लड़कियां भी बहुत पढ़ने के लिए गई। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परागणी गुरु जी की देन है कि आपकी ऊंचा हाथ विधानसभा में इस समय आज की डेट में कम से कम 15 से 20 जो ये बहुजन जागरण के समुदाय के लोग हैं, 15 से 20 लड़के आपके अंदर में आपके प्रेरणा से, आपके जो है उत्साह से पीएचडी जो है ग्रहण किया है, विभिन्न विषयों में ग्रहण किया है। ऐसे अपने जीवन के लिए मैं इस उत्साह से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इसके साथ ही मैं गुरु जी की प्रेरणा से विषम परिस्थितियों में अध्ययन कर रहा था। आपने हमारा प्रेरणा स्रोत बने और आज की डेट में मैं आपकी प्रेरणा स्रोत से राजकीय मैं रामपाल लोहिया पीजी कॉलेज में प्राचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। इसका श्रेय आपको ही जाता है। ऐसा आज कोई गांव नहीं है जिसकी बहू बेटी या उसका बच्चा जो उच्च शिक्षा के लिए ऊंचा हाथ का नाम आता है, तो उसमें सबसे पहले राजकीय महाविद्यालय का कोई नाम लेता है तो अपने आप अनायासी मन में या जुबान में हमारे प्रोफेसर जूतर यादव जी का नाम आता है। और आपने जो एक छवि डाली है, उस छवि का निर्वहन आपके बगल में बैठे हुए हमारे डॉक्टर राजेंद्र यादव जी आपके कार्यों का निर्वहन कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मैं हमारे टीम में बहुत सारे लोग आए हैं, बहुत से वक्ता हैं। मैं मैं यहाँ साहित्य का प्राध्यापक हूँ। एक बहुचर्चित रचनाकार हुए ओम प्रकाश वाल्मीकि, उन्होंने
इसके मापदंड को निर्धारित करते हुए ही एक कहानी लिखी थी 25 चौका 150। वह कहानी यही बताती है कि एक पीढ़ी उन चौधरियों के जो निरंतर हमको शासित करके आ रहे हैं, किस धूर्तता और चालाकी से हमारी संवेदनाओं की धज्जियां उड़ाते हैं। इतनी आस्था और इतनी श्रद्धा हमारे बीच से बटोर लेते हैं कि उनके गलत को भी हम सही मानते हुए अपने जीवन में निरंतर होते चलते हैं। कर्ज का लिया हुआ वो पैसा जो सूद के रूप में धीरे धीरे वापसी की स्थिति तक पहुंचता है, वह 25 चौका 100 की बजाय 150 में पहुंच जाता है। बेटे का पाठ जो घर में पिता द्वारा उसी चौधरी के माध्यम से पढ़ाई के रूप में 25 चौका 150 पढ़ाया जाता है, तो स्कूल में वो पाठ 25 चौका 100 पढ़ाया जाता है। और यहाँ ये निर्धारित कर दिया जाता है कि चौधरी की बात सर्वोपरि है, मास्टर अभी इतने ऊपर नहीं पहुंचे हैं कि वह सही पाठ पढ़ा सके जिंदगी का। इस सबक को तोड़ने का काम ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी का वो मुख्य पात्र जब करता है कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद नौकरी के उपरांत घर में आकर के अपने पिता को 25 चौके 100 की परिभाषा को परिभाषित करता है सिक्कों के माध्यम से। और जब उसके पिता का ये भ्रम टूटता है तो उसकी जुबान से जो बात निकलती है तो उस चौधरी के जिसने मेरी श्रद्धा और संवेदनाओं का लिहाज नहीं किया उसको कीड़े पड़े, क्योंकि उसकी सीमाएं थी। लेकिन अपनी सीमाओं में भी उसने अपने अंदर के दर्द को समेटते हुए इतनी बड़ी प्रतिक्रिया कर दी। वही प्रतिक्रिया अब हमारे आप सब के बीच से शिक्षा के माध्यम से संतृप्त होते हुए उन तथाकथित सत्ताधारियों के खिलाफ होनी चाहिए जिनके शोषण का शिकार हम निरंतर बन रहे हैं, बनते आ रहे हैं। परिवर्तन की इस घड़ी में यदि संतृप्त होकर के, शिक्षित होकर के हम सामाजिक न्याय की लड़ाई की लड़ने के लिए सत्ता पर काबिज नहीं होंगे तो हम अपने लिए न्यायिक तरीके से वह सुविधाएं नहीं जुटा पाएंगे जिनके माध्यम से हमारी अगली पीढ़ियां राज कर सकें, सुख हो सके। बहुत जरूरी है कि हम जिनको श्रद्धेय मानते हैं केवल उनको भगवान मानना बैठे, उनके जीवन को, उनके कर्म को अपने जीवन में उतारते हुए उनको संचार के माध्यम से अपनों तक इतना अधिक फैलाएं, इतना अधिक पहुंचाएं कि जागरूक होकर के हम उस एक अधिकार के माध्यम से परिवर्तन की राह को चला सकें जिसको हम मताधिकार कहते हैं। मताधिकार साधारण अधिकार नहीं है। दुनिया के तमाम देशों में जो अपने आप को आधुनिक कहते या कहलाते थे बहुत बाद में प्राप्त हुआ। हिंदुस्तान में 20वीं सदी के प्रारंभ में ही आज़ादी के तुरंत बाद प्राप्त हो गया। इसलिए ये जरूरी है कि प्राथमिक से लेकर के हायर तक, सामाजिक से लेकर के आर्थिक तक, राजनीति से लेकर के धार्मिक तक हर तरह से अपनी जागरूकता जरूरी है। धर्म के उस जकड़न या आवरण को जिसको कार्ल मार्क्स ने कभी अफीम कहा था, और वह अफीम जो हमारे चूल्हे चौके से होकर के हमारे पूजा घरों तक घुस गई है, उसकी उस जकड़नों को भी दूर करना होगा। ज़्यादातर यही होता है कि वह धर्म, सत्ता के लोग उस धर्म को जिसमें वह वास्तविक रूप से परजीवी हैं लेकिन तथाकथित श्रमजीवी बन करके हमारा यूज करते हैं, हमारा प्रयोग करते हैं और उस प्रयोग के माध्यम से हमको निरंतर शासित किए रहते हैं। शासित नहीं होना है, शासन की व्यवस्था तक पहुंचना है और उस व्यवस्था तक पहुंचने के लिए उन धर्म की रूढ़ियों को तोड़ना बहुत जरूरी होगा। मैं अपनी बात ज़्यादा नहीं कहता। एक उदय प्रकाश की कविता है, बहुत छोटी सी, बस उसको रखते हुए अपनी बात रखता हूँ। बहुत बेहतरीन तरीके से उदय प्रकाश जी ने मैं चंद लाइनों में कहा है कि आदमी मरने के बाद कुछ नहीं सोचता है, आदमी मरने के बाद कुछ नहीं बोलता है, कुछ नहीं सोचने और कुछ नहीं बोलने पर आदमी मर जाता है। तो हमें सोचना भी है, हमें बोलना भी है, क्योंकि हम जिंदा हैं। हमारा जब तक अस्तित्व रहेगा तब तक हमारा आत्मगौरव रहेगा। आत्मगौरव से पहले हमारे अस्तित्व की लड़ाई है और मनुष्य का अस्तित्ववान होना ही सबसे ज़्यादा जरूरी है। हमारे इसी अस्तित्व पर सबसे बड़ा संकट है और वो संकट
जो सही कहा कि मैं 3% लोगों ने खड़ा कर रखा है, तो आप दिखाई देंगे। 3% लोगों की उस मनोवृत्ति को समझना होगा और उससे पार पाते हुए उनको शासित अवस्था में लाना होगा, हमें शासन अवस्था में पहुंचना होगा। बस बहुत बहुत धन्यवाद। अपने को शहीद किया, इस देश को की रक्षा करने के लिए हम उन्हें नमन वंदन करते हैं। क्योंकि ये सामाजिक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य ये है कि हम किस तरह से समाज को आगे बढ़ाएं। मूल निवासी बहुजन चेतना या किसी भी नाम से आप जो रखा है, उसका एकमात्र उद्देश्य है कि हम अपने समाज को कैसे आगे बढ़ाएं। तो देखिए, बढ़ने के लिए, बढ़ाने के लिए तो बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन उस बढ़ने और बढ़ाने में जो हमारे पास जो रास्ते में ऑब्स्टेकल है, अवरोध है, जब तक हम उसको नहीं समझेंगे, हमारा किसी भी प्रयास, किसी तरह का प्रयास वो सफल नहीं हो सकता है। हम बार बार आगे बढ़ते रहें और बार बार फिसल करके सांप और सीढ़ी का जो खेल है वो ऊपर पहुंच करके और फिर नीचे पायदान पर पहुंचते रहे हैं। ये एक बार नहीं हुआ, ये सैकड़ों बार हो चुका है। लेकिन क्या हमने कभी बैठ करके इस पर विचार किया कि ऊपर पहुंच करके हम नीचे क्यों आए? और जब तक हम अपनी असफलता को नहीं देखेंगे, एक नहीं लाखों साल तक इसी तरह का कार्यक्रम करते रहेंगे, बढ़ करके गिरते रहेंगे, इसमें इसको कोई रोक नहीं पाएगा। तो हमारी असफलता कहाँ है? हमको इस पर विचार करना है। हम मंजिल तक पहुंच करके फिर लौट आते हैं और बार बार जो चढ़ने की कोशिश करते हैं, वही प्रयास, उससे ज्यादा मेहनत। तो हमको इसको देखना है। हमारे अंदर जो सबसे बड़ी पहली कमी है, जो सदियों से हमारे साथ किया गया, वो मूल रूप से शिक्षा है। अभी हमारे बहुत सारे वक्ताओं ने इस पर प्रकाश भी डाला। देखिए, जब तक हम शिक्षा नहीं ग्रहण करेंगे, और शिक्षा कैसी? वो शिक्षा जिसमें विवेक जागृति हो। हमें आज जो पढ़ाया जा रहा है, अगर हम गहराई से विचार करें तो अगर आप एक्स्ट्रा जगह से अपने विचारों को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं, किताबें नहीं पढ़ रहे हैं, तो जो बुक्स हमारे लिए दी गई है, रिकमेंडेड है, इनसे हमारे विवेक की बढ़ोतरी बिल्कुल नहीं हो सकती, विवेक बिल्कुल नहीं हो, क्योंकि सारी की सारी शिक्षा जो हो रही है वो अंधविश्वास की तरफ ढकेलने के लिए हो रही है, और हम उसमें लिप्त भी हैं। तो जब तक हम अपने कोर्स में विवेक पैदा करने वाली चीजों को नहीं रखेंगे, हम इसी तरह ऊपर उठेंगे और फिर गिरेंगे। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि आगे बढ़ने के लिए हमको वैज्ञानिक मानसिकता को अपनाना पड़ेगा, और जब तक हम वैज्ञानिक मानसिकता के लड़कों को, अपने छात्रों को, आने वाली पीढ़ी को नहीं तैयार करेंगे, हम बार बार उठते और गिरते रहेंगे। आप देखिए, जब भी कोई पर्व होता है तो सबसे ज्यादा कांवड़ ढोने वाले कौन लोग होते हैं? जरा आप नजर उठाकर देखिए। सबसे ज्यादा कांवड़ ढोने वाले आप जिनके लिए ये कार्यक्रम कर रहे हैं, यही लड़के, यही लोग सबसे ज्यादा देखे जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको भर दिया गया है दिमाग में कि जब तक
इस तरह की चीजों को नहीं करोगे, आप परीक्षा में पास नहीं होगे, आपको नौकरी नहीं मिलेगी, आप आगे नहीं बढ़ सकोगे। तो भाई कौन नहीं आगे बढ़ना चाहता? तो चलिए ठीक है, हम पूजा पाठ करेंगे, हम आगे बढ़ जाएंगे। दिमाग में यही तो भरा जा रहा है और इसके लिए संसाधन भी मुहैया कराया जा रहा है। तो जब तक हमारी शिक्षा विवेक प्रधान नहीं होगी, हम आगे बिल्कुल नहीं बढ़ सकते। हमारी माताएं यहाँ बैठी हैं बहुत बड़ी संख्या में। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप लोगों को अपने विवेक का इस्तेमाल करना, क्योंकि अंधविश्वास में ढकेलने का सबसे पहला काम अगर कोई करता है तो उसकी मां करती है, उसके बाद उसका पिता करता है, फिर उसका परिवार करता है, फिर उसके पड़ोसी करते हैं, फिर समाज करता है। बच्चे को पैदा होते ही सबसे पहले अंगुली पकड़ करके मंदिर में कौन ले जाता है? उसकी मां ले जाती है। क्यों ले जाती है? क्योंकि वो मानती है कि मैं इसकी असली मां नहीं हूं, इसकी असली मां कहाँ है? उस मंदिर में है, और वही इस बच्चे को आगे बढ़ाएगी, इसको स्वस्थ रखेगी, इसका कल्याण करेगी। इसीलिए उसके अंगुली पकड़ करके सबसे पहले कहाँ ले जाती है? दर्शन करवाने। तो जब तक इस तरह की मानसिकता हमारी महिलाओं में रहेगी, क्या आप सोचते हैं कि आपका लड़का पढ़ करके और वो विवेकशील होगा? जीवन में कभी नहीं हो सकता है। तो पहला काम होना चाहिए कि हमारे घर की जो महिलाएं हैं उनके अंदर से ये कॉन्सेप्ट निकलना चाहिए कि हमारा जो कल्याण है वो दूसरा कर रहा है। बच्चे के अंदर इस बात को भरना पड़ेगा और भरना चाहिए। मैं सबके लिए कह रहा हूं, चाहे वो महिलाएं हो या पुरुष हो, बच्चों के अंदर इस बात को पढ़ना चाहिए कि आपका कल्याण अगर कोई करेगा तो पहले नंबर पर माँ है, बाप है, परिवार है और गुरु है जिस कक्षा में वो पढ़ने जा रहा है, समाज है। दूसरा नहीं कर सकता है। आप में गड़बड़ियां हमारे लोगों में क्यों इस तरह की आ जाती है? वो इसीलिए होती है कि हम अपनी तरफ जो वास्तव में जिसे हमें करना चाहिए वो नहीं करते और आशा करते हैं कि हमारा सारा काम दूसरा पूरा कर देगा। आज की शिक्षा भी इसी पर आधारित है। आप सोचो कि अभी जो युद्ध हुआ, युद्ध में आपने देखा किस तरह की मिसाइलें चल रही थी। एक मिसाइल को पीछा करते हुए मिसाइलें जा रही है, उसको मार के गिरा दिया। क्या आप बता सकते हैं ये पूजा पाठ से हुआ है? किसी देवी देवता ने इसको बनाया है? इसको किसने बनाया? इसको बनाया है मनुष्य ने, और उन मनुष्यों ने बनाया है जिनके दिमाग में ये देवी देवता नाम की कोई चीज नहीं है। और आज उसी की बदौलत भारत ने जो कमाल किया वो किसका काम था? वो वैज्ञानिकों का। तो जब तक हम अपने बच्चों को और स्वयं भी इस तरह की शिक्षा नहीं देंगे, बिल्कुल कल्याण नहीं होगा। और अब तो आप देख ही भी रहे हैं कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है, जो कोर्स है, उसमें जो पहले महापुरुष हुआ करते थे, जो समाज सुधारक थे, इनको आउट कर दिया गया। अब उनको रखा जा रहा है कि जिनको पूजा पाठ करके आप सब कुछ पढ़ सकते हैं। ये शुरुआत हो गई। तो बच्चों में क्या पढ़ेंगे? तो हमें ये कैसे आएगा? ये आएगा तब जब हमारे पॉलिसी मेकर उसी तरह के होगा। जिस देश का राजा वैज्ञानिक होगा, आप समझ लीजिए कि उसके सारे छात्र जो है उसी रास्ते पर बैठे। राजा अगर सबसे ज्यादा धार्मिक है, वो हमेशा पूजा पाठ में रहेगा, तो आप यकीन मानिए कि जो भी व्यक्ति, जो भी छात्र हैं, वो सारे के सारे उसी रास्ते पर चलेंगे। क्यों? क्योंकि उनको प्रोत्साहन मिल रहा है कि हमारे राजा ने पूजा पाठ करके इतनी बड़ी गद्दी प्राप्त किया है, तो इसका मतलब यह है कि हम भी इसी को करेंगे तो आगे
लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये तो एक दिखाने का ट्रेलर। इस झांसे में हम सारे लोगों को बिल्कुल नहीं पढ़ना है। हमें बच्चों को अच्छी शिक्षा देना है और ऐसी शिक्षा देना है जो विवेक सम्मत हो। और जब तक इसको नहीं करेंगे हम बार बार फिसलते रहेंगे, जहां से चले हैं वहीं पर लौट करके पुनः गिरते रहेंगे। तो मेरा पहला जो फेल्योर का कारण था वो यही है कि हम वास्तविक शिक्षा नहीं दे पा रहे। आप उसको उस समय को याद करिए जब भगवान बुद्ध यहाँ पर तक्षशिला और नालंदा ऐसे विश्वविद्यालय थे जहाँ पर अंधविश्वास, रूढ़िवादिता ये नाम मात्र नहीं था। आप उसमें देखो, आप कल्पना करिए, हमारे प्रोफेसर साहब बैठे हैं और आप सारे लोग इतने विद्वान हैं, बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम उस पीरियड को देखें तो विश्व के सारे लोग कहाँ पढ़ने आते थे? इसी नालंदा और तक्षशिला ऐसे उसमें तो 150 महाविश्वविद्यालय भारतवर्ष में थे, यही सब पढ़ने आते थे। विश्वविद्यालय का कॉन्सेप्ट किसने दिया? भारत ने दिया। और वो कौन सा समय था? आप याद करिए, चंद्रगुप्त, सम्राट अशोक, ये वो काल थे। और तब ये भारत देश जो है सोने की चिड़िया कहलाता था। तो अगर हमको वास्तव में उसी तरह की शिक्षा अगर हम देते हैं तो वो दिन दूर नहीं जब पुनः यहाँ पढ़ने के लिए विदेश के लोग आएंगे। और आज क्या हो रहा है? हम ऑक्सफोर्ड में पढ़ने के लिए लाइन लगाते हैं। दूसरे देश में भले ही पृथ्वी ऐसा देश क्यों ना हो, बहुत छोटा हो, लेकिन विदेश में पढ़ने में हम गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने अपनी शिक्षा को उसका डायरेक्शन मोड़ दिया, गलत रास्ते पर, गलत ट्रैक पर चला दिया। और जब तक हम गलत ट्रैक पर चलते रहेंगे हमें कटोरा लेकर के दूसरे से भीख मांगते रहना पड़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। वो चाहे पैसे के मामले हो, चाहे हथियारों के मामले में हो, या अन्य किसी चीज में हो, हमको दूसरे की तरफ देखना ही पड़ेगा। इसलिए जब तक हमारे पॉलिसी मेकर अच्छे नहीं होंगे तब तक हम अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते। इसके लिए क्या जरूरी है? इसके लिए जरूरी है कि हमें ऐसे लोगों को वहां भेजना है जो इस तरह की विचारधारा रखते हैं। हमारे साथ गड़बड़ी कहाँ होती है? गड़बड़ी यह है कि इलेक्शन में हमारा आदमी हमारी जात का खड़ा हुआ, विचारधारा भले ही हमारे से कितनी भिन्न हो, लेकिन जात के नाम पीछे पीछे जुड़, यही सबसे बड़ी गलती है हमारी फेलोर। लड़ाई हमेशा विचारधारा की होनी चाहिए, और जब तक विचारधारा की लड़ाई को हम पालन पोषण हम नहीं करेंगे तब तक हम गिरते रहेंगे। यहाँ पर जातियों को एक किनारे रखिए, विचारधारा को साथ लेकर चलिए। किसी भी कंपनी का हो, लेकिन मेरे विचार से मेल खाता हो। जाति तो बनाया इसीलिए गया है कि आप एक होइए। इसलिए इन सारी चीजों को हटा करके एक विचारधारा का नाम चाहे जो दे दीजिए, मैं किसी उसका नाम देना नहीं चाहूंगा। नाम कोई भी दे दीजिए, लेकिन समान विचारधारा के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए आप सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, और निश्चित है कि आप अवश्य सफल होंगे। बहुत बहुत जी को सख्त नमन करते हुए इस मूल निवासी जन सम्मेलन की ओर से आपको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। आदरणीय साथियों, सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन का संघर्ष संवाद नहीं, कर्मयोग का संघर्ष है, साधना का संघर्ष है, त्याग का संघर्ष है, बलिदान का संघर्ष है। हम लोग जो दुखी हैं, जो पीड़ित हैं, हमारे समक्ष जो संघर्ष है
वो मनवादी सांस्कृतिक साम्राज्यवाद के विस्तार का संघर्ष है। मनवादी शक्तियां हमारे मानवतावादी और समतावादी वैचारिकी को निगलना चाह रही हैं। उनके ऐसे षड्यंत्र हैं कि हमारे महापुरुषों ने जो हमको शिक्षा दी, जो हमको समानता का पाठ पढ़ाया, जो एक जाति विहीन समाज की संरचना के लिए हम लोगों को त्याग बलिदान की बातें बताई, आज वो कमजोर पड़ती नजर आ रही हैं। और मनवाद हमारी एकता को विघटित कर हमको विभिन्न कर्मकांडों और जातीयता के कुचक्र में फंसाकर हमारा शोषण कर रही है। तो आज जो ये मूल निवासियों का सम्मेलन है, जो पिछड़ों, दलितों, शोषितों, वंचितों का सम्मेलन है, हम समझते हैं सबकी पीड़ा एक है कि इस देश में जो प्रशासक वर्ग है, जो अभिजात्यवादी वर्ग है, वो हमको समानता का अधिकार नहीं देना चाहता है। चाहे वो आर्थिक समानता की बात हो, चाहे वो सामाजिक समानता की बात हो, चाहे वो सांस्कृतिक समानता की बात हो, चाहे वो शैक्षिक समानता की बात हो, वो हमारे शोषितों, पीड़ितों, वंचितों को सत्ता शासन में हमारी जो सम्यक भागीदारी है उससे वंचित रखना चाहते हैं। ये हमारी मूलभूत समस्या है। अब इस समस्या का समाधान क्या है? इस समस्या का समाधान हम जहां तक समझते हैं, हमारी जो आध्यात्मिक चेतना है उसका ना तो आत्मवाद है ना तो अनात्मवाद है। हम जहां तक समझते हैं हमारी समस्या का निदान हमारा नैरात्मवाद है। हम जितने भी दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित हैं, सब विभिन्न विचारधाराओं में, विभिन्न अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं में संलिप्त हैं और समाज हमारा अंधकार की ओर बढ़ रहा है। हमारी आने वाली पीढ़ी गुलाम होने जा रही है। बहुत सारे सम्मेलन होते हैं, बहुत सारी वैचारिक गोष्ठियां होती हैं। हमें इतना ज्ञान है, चाहे वो शिक्षा के आधार पर हो, चाहे वो गोष्ठियों के आधार पर हो, चाहे वो सोशल मीडिया उसका कारण हो, चाहे हमारे विद्वान पत्रकार बंधु उसके आधार हो, हमको ज्ञान है कि आखिर हमारे शोषण का, हमारी पीड़ा का, हमारी गुलामी का, हमारी गरीबी का कारण क्या है। वो जानते हैं कि एक कारण है कि हम विघटित हैं। ये एक लोक कल्याणकारी प्रजातांत्रिक गणराज्य है हमारा देश। इसमें जिसके हाथ में सत्ता का नियंत्रण है वो सर्वशक्तिमान है। वो जैसा चाहेगा सामाजिक संरचना वैसी होगी, वो जैसा चाहेगा संवैधानिक व्यवस्था और संवैधानिक व्याख्या उसके अनुसार होगी। आज संविधान बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो सपना देखा था, आज क्या उनके दर्शन, उनका सपना, उनकी नीति, उनकी नीयत फलीभूत हो रही है। आज हम को संविधान में जो हमारी व्यवस्थाएं हैं, आज उन संविधान की व्यवस्थाओं के अनुसार हमें अधिकार नहीं मिल रहा है। इसका एक ही कारण है कि सत्ता हमारे हाथ में नहीं है। बहुजन चेतना का अभाव है। बहुजन चेतना संगठित नहीं है। बहुजन चेतना के नायक मान्यवर कांशीराम जी का जो राजनीतिक दर्शन था,
जो पिछड़ों दलितों को संगठित करने की उनकी अवधारणा थी, आज वो किन्हीं न किन्हीं कारणों से टूट गई है, बिखर गई है। वो कारण भी आपसे छुपा हुआ नहीं। अभी मुझे बहुत अच्छा लगा, आदरणीय डॉक्टर साहब ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि हमारी वैचारिकी कौन है, जातीयता नहीं। हमारी वैचारिकी में समाजवाद है, हमारी वैचारिकी में अकिंचन चेतना है, हमारी वैचारिकी में सामाजिक न्याय है, समता है, समानता है। लेकिन अगर मनवादी ताकतें हमारी ही जाति को विघटित करके और भगवा दर्शन सिखाकर उनको, मनवादी व्यवस्था सिखाकर उनको हमारे बीच में छोड़ देती है, हमारे बीच में उनको सीधे शब्दों में कहें तो अपनी पार्टी से टिकट दे देती है और हम जातीयता में बहकर अपने विचार को भूल जाते हैं और वहीं हम बहुत बड़ी चूक कर देते हैं। आज हम जिन विषयों पर संवाद कर रहे हैं कि हम पिछड़ों दलितों को वैचारिक रूप से सत्य शोधक समाज की जो अवधारणा है उसके अनुसार एक रह करके सामाजिक जीवन जीना है, राजनीतिक जीवन जीना है, धार्मिक जीवन जीना है। लेकिन जहां पर चुनावी गतिविधियां हावी हो जाती हैं, अगर वहां पर कोई आपकी सामाजिक न्याय की पृष्ठभूमि का राजनीतिक दल किसी शोषित पीड़ित वंचित को प्रत्याशी बनाता है तो भगवा संस्कृति भी आप ही के समाज का एक व्यक्ति आपके सामने खड़ा कर देती है और हम मौर्य हैं, हम यादव हैं, हम पटेल हैं, हम निषाद हैं, इन भावनाओं में हम दलित हैं, इन भावनाओं में हम बहकर उन भगवा संस्कृति के नुमाइंदों का साथ दे देते हैं और वहीं पर हमारे क्षमतावादी विचार की अवधारणा। तो आज जो ये मूल निवासियों का संगम है, मूल निवासियों को ये संकल्प लेना होगा कि इस लोकतांत्रिक गणराज्य में सत्ता उन्हीं के हाथ में होगी जो दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों की बात करेगा। हमको उन्हीं को देंगे, तो चाहे किसी भी दल का क्यों ना हो। आज अगर मैं सीधे नाम देने की आवश्यकता नहीं है, मैं एक उदाहरण आपको पेश करता हूं। हालांकि इस सम्मेलन में ये बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन मैं कहना उचित समझ रहा हूं। जनपद सुल्तानपुर में वो राम भुवन निषाद जी, आदरणीय राम भुवन निषाद जी सांसद है। समाजवादी पार्टी ने उनको टिकट दिया और जितने भी इस वैज्ञानिक दृष्टिकोण के व्यक्ति हैं, समतावादी दृष्टिकोण के व्यक्ति हैं, सामाजिक न्याय को चाहने वाले लोग हैं, सारे पिछड़े, वंचित, शोषित एक होकर के उनको मतदान किया और सांसद हुए, संसद में पहुंचे। लेकिन वहीं 10 कदम पर अंबेडकर नगर में तो कौन सी विधानसभा है वर्मा जी वाली, कटेहरी विधानसभा में मनुवादियों ने विचार विमर्श किया कि सामाजिक न्याय को रोकना है। समतावादी जो रथ चल रहा है, सामाजिक न्याय का जो रथ चल रहा है, जो पिछड़ों दलितों की एकता का रथ चल रहा है, इसको रोकना है। वहीं कटेहरी में भाजपा ने एक निषाद प्रत्याशी बनाया और सारा निषाद सामाजिक न्याय की अवधारणा को भूलकर, अपनी समतावादी विचारधारा को भूलकर, अंबेडकरवाद को भूलकर वो भगवा संस्कृति के गोद में बैठ गया और भाजपा को वोट कर गया। वहां का विधायक भारतीय जनता पार्टी का। बताइए हमारा सामाजिक न्याय क्या इस तरह से सुरक्षित रहेगा? नहीं रह सकता है। अभी फूलपुर में एक आदरणीय मौर्य सांसद लड़े, समाजवादी पार्टी से उनको टिकट दिया गया और
बहुत अच्छी अवधारणा है। बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों के आधार पर सारे SC/BC एक हुए और मतदान किया। बहुत अच्छी बात है। लेकिन वहीं उपचुनाव में एक हमारे मुसलमान भाई को टिकट मिल गया फूलपुर से, तो वहीं पर मुझे कहने में आप माफ कीजिएगा, मौर्य वंश, पटेल वंश, सारे के सारे लोग चूंकि मुसलमान हैं, भले वो सामाजिक न्याय का योद्धा है, उससे दूर होकर के उन्होंने मतदान भाजपा को कर दिया। तो आज संवाद की आवश्यकता कम है। सब जानते हैं, सबको ज्ञान है, जो मैं कह रहा हूं ये सारे लोग जानते हैं। यहां मैं शिक्षा देने नहीं आया हूं, क्योंकि उम्र में भी थोड़ा अधिक हूं, सेवानिवृत्त प्राचार्य हूं, तो मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि ज्ञान का अभाव नहीं है, संकल्प का अभाव है। यहाँ पर इकट्ठा हुए और संचालक जी ने बताया कि आप पिछड़े के अध्यक्ष हैं, तो सब पिछड़े लोग ही इकट्ठा है। तो मैं भी आपको बताना चाहता हूं कि जहां आगड़े आते हैं वहां मैं जाता नहीं। वो तथाकथित आगड़े हैं, वैसे वो किसी मामले में आगड़े हैं नहीं, वो तो साजिश में अगड़े हैं, षड्यंत्र में अगड़े हैं, और साजिश षड्यंत्र करके हमको पिछड़ा घोषित किया होता है। नहीं तो अगर आप देश के विकास में अगर योगदान देखेंगे तो आप हम लोगों का योगदान माइनस कर लीजिए। OBC का, SC का, ST का योगदान आप माइनस कर लीजिए, और जो काम धंधा हम लोग करते हैं इसको ठप कर लीजिए। फिर देखते हैं देश कैसे चलेगा। तो जो अपने को अगड़ा कोशिश कर रहे हैं, एक्चुअल में वो अगड़े नहीं हैं। हम तो उस सभ्यता के वारिस हैं, उस सभ्यता के वंशज हैं जो दुनिया की सबसे विकसित सभ्यता थी, जिसको सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाता है, उसके हम वंशज हैं, और उसको हमारे पूर्वजों ने बनाया। तो हम पिछड़े नहीं, लेकिन साजिश करके इस देश में हम लोगों को पिछाड़ा गया, क्योंकि हमको सब आता है मगर साजिश और षड्यंत्र करना नहीं आता। एक बार मैं कोई फिल्म देख रहा था, तो उसमें जो खलनायक था वो कह रहा था, जो उस फिल्म का हीरो था, नायक था, उसको कह रहा था कि सब चीज तो तुम ले आओगे मगर मेरे जितना कमीनापन कहां से लाओगे। तो हमारे में किसी चीज की कमी नहीं है, बस उनके साजिश और षड्यंत्र को अगर हम लोग समझ जाएं तो हम लोग उनको परास्त कर सकते हैं, और हम लोग इस देश का शासक बन सकते हैं, जैसा हमारे पूर्वज थे। तो इस देश में दो विचारधाराओं की बहुत लड़ाई। एक विचारधारा हमारी विचारधारा, हमारे पूर्वजों की विचारधारा है, जो सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर, तथागत बुद्ध से लेकर, मौर्य वंश से लेकर, और फिर तमाम संतों, गुरुओं, महापुरुषों से होते हुए ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर, पेरियार रामास्वामी नायकर, पेरियार ललई सिंह यादव, जगदेव बाबू, रामस्वरूप वर्मा जैसे तमाम महापुरुषों के द्वारा, माननीय काशी राम साहब और तमाम महापुरुषों के द्वारा जिस विचारधारा को आगे बढ़ाया गया, वो एक विचारधारा इस देश में चल रही है, लगातार चल रही है। और दूसरी विचारधारा जो इस देश में कुछ लोग विदेश से आए और उन लोगों ने कहा कि हम जन्म से बड़े, जन्म से श्रेष्ठ हैं। क्यों श्रेष्ठ हैं? क्योंकि हम मुंह से पैदा हुए। अब आप तो लोग पढ़े लिखे, आप लोग सब प्रोफेसर लोग भी बैठे हुए हैं हमारे, तो आप बताइए अभी तक पूरी दुनिया में ऐसा कोई बच्चा पैदा हुआ जो मुंह से पैदा हुआ? ऐसा तो कोई बच्चा नहीं। डॉक्टर साहब भी बैठे, तो ऐसा
कहने वाले लोगों की जमात को जाहिलों की जमात कहा जाए तो कोई बुरा नहीं होगा, कोई गलत बात नहीं होगी। तो इसलिए मैं इन लोगों को जाहिलों की जमात कहता हूँ। ये जाहिलों की जमात के लोग हैं जो लोग ये घोषित किए कि हम मुंह से पैदा और मुंह से पैदा हुए इसलिए हम बड़े। कोई क्षत्रिय से पैदा हुआ, कोई भुजाओं से पैदा हुआ, उसको क्षत्रिय कह दिया। कोई पेट से पैदा हुआ, उसको वैश्य कह दिया। कोई पैर से पैदा हुआ, उसको शूद्र कह दिया। पैदा सब एक जगह से होते हैं, लेकिन इनके ग्रंथों में सब अलग अलग जगह से पैदा होते। ये हम सबको पता है कि पैदा सब एक जगह से होते हैं, अलग अलग जगह से नहीं पैदा होते हैं, लेकिन इनके ग्रंथों में सब अलग अलग जगह से पैदा होते हैं। और ये जो इसके आधार पर जो आसमानता की व्यवस्था बनाई, इस व्यवस्था को प्रोटेक्ट करने का काम सबसे ज्यादा कौन कर रहा है? इसकी रक्षा करने का काम कौन कर रहा है? जिनको इन्होंने कहा कि भैया तुम भुजा से पैदा हुए इसलिए हमसे नीच हो, इतना ही नहीं कहा, कुरान में लिखा कि हमने 21 बार इनका नाश कर दिया। लिखा कि नहीं लिखा? पढ़े उनको पता होगा, लिखा है। कहा 21 बार नाश कर दिया, और 21 बार नाश कर दिया। इसके बावजूद भी उनकी व्यवस्था को बचाने में लगे हुए हैं। अरे अजीब बात है, तुम्हारे पूर्वजों को 21 बार तुमको धरती विहीन कर दिया और लिखा फिर इनकी महिलाएं ब्राह्मणों के पास भी लिखा है। मैं कोई काल्पनिक नहीं बोल रहा, क्योंकि आजकल वो सेना लेकर घूमने लगते हैं तो मुझे खैर उसकी डर नहीं लगती है, मुझे उसका डर नहीं है। लिखा जो है, जो जिसने लिखा है, तुम्हें उसके बारे में गुस्सा नहीं आता, और जो बोलता है, जो बताता है क्या लिखा है, उसके ऊपर तुमको गुस्सा आता। अजीब बात है। अरे गुस्सा तो लिखने वाले के ऊपर आना चाहिए, लिखने वाले के ऊपर तुमको गुस्सा नहीं आ रहा है, और जो बता रहा है उसके ऊपर गुस्सा है। सेम यही बात हमारे ओबीसी के लोगों के ऊपर मिला। जिन लोगों ने अपने ग्रंथों में हम लोगों को सूत्र लिखा, उनके ऊपर हमको गुस्सा नहीं आ रहा है। लेकिन अगर कोई आदमी बता रहा है, हमारे में से तमाम लोगों को गुस्सा है। कई तो हमको ही आकर कहते हैं कि आप सब कहिए, लेकिन ये क्यों आप कहते हैं? ये अच्छा नहीं लगता है। तो हमने कहा मैं अच्छा लगने के लिए बोलता भी नहीं, क्योंकि मैं इलेक्शन में खड़ा भी नहीं होता। तो अगर आपको बुरा लगता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम परिवर्तन के लिए काम कर रहे हैं, परिवर्तन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। उसके लिए जो सही बात है वो बोलना पड़ेगा। आपको ठीक लगे तो भी बोलेंगे, और आपको ठीक ना लगे तो भी बोलेंगे। आज ठीक नहीं लगेगा, कल ठीक नहीं लगेगा, परसों ठीक नहीं लगेगा, लेकिन एक दिन ठीक लगने लगेगा। और उसमें से बहुत सारे लोगों को ठीक लगने लगा जो पहले कहते थे ठीक नहीं, क्योंकि उन्होंने पढ़ा, उन्होंने सोचा, उन्होंने समझा, तो उनको समझ में आया कि यार ये तो ठीक ही कह रहे हैं, ये तो हमारे बारे में यही लिखा है इन लोगों ने ग्रंथों में, जिनकी व्यवस्था को हम बचाने के लिए काम कर। पहले नंबर पर क्षत्रिय बचा रहा, जिसको कहा 21 बार संहार कर दी, वो बचा रहा। फिर दूसरे नंबर पर ओबीसी बचा रहा। आज लोकतांत्रिक दृष्टि से तो पहले नंबर पर ओबीसी बचा रहा है, क्योंकि वोट तो हमारा ही लगता है, संख्या तो हमारी ही ज्यादा है। इसलिए मैं कहता हूं कि ब्राह्मणवाद के तंबू का जो सबसे मजबूत बंबू है वो ओबीसी है। ब्राह्मणवाद के तंबू का जो सबसे मजबूत बंबू है वो ओबीसी है। अगर उसको उखाड़ दिया जाए, आराम से नीचे आ जाए। तो हम लोग इसको उखाड़ने में लगे हैं, आज नहीं तो कल उखड़े। बिना उखड़े फुर्सत नहीं है, उखड़ना है।
और इनको जमीन में जाना है, इनको कोई रोक नहीं सकता, ये तो तय है। और इसके लिए हम लोगों को समझाना पड़ेगा। लेकिन हम लोग देखते हैं कि यात्रा जा रही है, उसमें कितने बैकवर्ड, कितने शेड्यूल कास्ट है, वो यात्रा जा रही, बात सही है, हमारी आबादी है और हम ही सबसे ज्यादा मानसिक रूप से बुरा, तो हम ही तो वहां जाएंगे, वो तो लीडरशिप पर करने के लिए जाते हैं, अगर वो जाते भी है। लेकिन ये हो गया व्यवहार, ये हो गया व्यवहार। और व्यवहार कैसे होता है? जैसा आदमी का विचार होता है वैसा आदमी का व्यवहार होता है। व्यवहार के लिए विचार जिम्मेदार है, व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है, उस व्यक्ति का विचार व्यवहार के लिए जिम्मेदार है। हम कहते हैं 85% है, 90% है, ठीक बात है, इसमें कोई गलत बात नहीं। लेकिन जब हम वैचारिक रूप से जब हम खड़े होते हैं तब हम किधर भी 85-90 नहीं दिखते। इसलिए मैं कभी कभी कहता हूं कि संख्या की दृष्टि से। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबी न्यूज और मैं हूं मनोज मौर्य। रायबरेली जनपद के ऊंचाहार के खरौली में शहीद कंचन यादव स्मारक स्थल पर आयोजित मूल निवासी बहुजन जन जागृति सम्मेलन के आयोजन में विभिन्न वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। आइए आपको रूबरू कराते हैं वक्ताओं से। उन लोगों को बहुजन समाज कहा गया। तो साथियों, हम लोगों को इस बात को सोचना और समझना होगा, क्योंकि अगर ये कहा जाता है कि सबका मालिक एक है, हमारे सभी लोग यही कहते हैं कि सबका मालिक एक है। जब सबका मालिक एक है तो हम लोगों को जातियों में किसने बांटा? साथियों, ये हम लोगों को अपना इतिहास पढ़ना होगा कि हम लोग इस देश में जब पैदा हुए तो इंसान के रूप में पैदा हुए, लेकिन पैदा होने के बाद कुछ मनुवादी लोगों ने हम लोगों को जातियों में बांट दिया और वैसे बांटे कि हम लोगों को 6000 से भी ज्यादा हमारे जातियों के टुकड़े हुए। और इन जातियों के टुकड़े होने का फायदा जो हमारे देश में कहा जाए 3.5% का आदमी है, वो इस तरह से बांटा कि हमारी कोई भी जाति 1.5% से ज्यादा नहीं। अगर हम लोग अपने अलग अलग जाति का संगठन बनाकर अपने लोगों को जगाने का काम करेंगे तो हम लोग निश्चित रूप से कभी अपने कार्य में सफल नहीं हो सकते। अगर हम लोग को अपने कार्य में सफल होना है तो हम जो बहुजन समाज के लोग हैं, इन सारे लोगों को एक जगह पर आना होगा। हम लोगों को छुआछूत, भेदभाव, अन्याय, अत्याचार के खिलाफ लड़ाई को लड़ना होगा, क्योंकि जातियां जानवरों में होती हैं, इंसानों में नहीं होती। मैं जातियों के बारे में 2 मिनट बताता हूँ। जातियां किस तरह से पहचानी जाती है? साथियों, जातियां उसे कही जाती है जिसे हम देख कर बता सके ये कौन सी जाति है। उसके आवाज से बता सकते हैं, उसके लैट्रिन से बता सकते हैं। साथियों, जैसे हमारे घरों में भैंस होती है, बकरी होती है, गाय होते हैं, बहुत सारे लोग हाथी पालते हैं, तो हम लोग ये देख कर बताते हैं कि ये बकरी है, ये भैंस है, ये गाय है, ये हम लोग देख कर बता देते हैं। और अगर हम लोग देखकर भी नहीं तो बिना देखे भी बता सकते हैं ये कौन सी जात है। जैसे इस बाउंड्री के उस पार अभी कोई भैंस बंधी हो और वो आवाज लगाए तो हम लोग आवाज से पहचान जाते हैं ये भैंस की आवाज आ रही है कि बकरी की आवाज आ रही है कि हाथी की आवाज है। मतलब हम लोग बिगड़ देखे भी बता सकते हैं। और हम लोग अपने खेतों में फसल तैयार करते हैं और रात को कोई जानवर चल कर चला जाता है, हम लोग उसे नहीं देख पाते कौन चल कर चला गया, लेकिन उसकी लैट्रिन से हम लोग पहचान लगाते हैं कि हमारे फसल को रात में कौन सा जानवर चरा होगा। उसकी लैट्रिन देखते हैं तो उसे साबित होता है कि यह जानवर लील गाय की लैट्रिन लग रही है, लील घास है चरा।
भाई वो कौन सा मिशन था? कहता मुझे नहीं मालूम। दूसरा वाला तीसरे से पूछता है, तीसरे वाले को भी नहीं मालूम। तो साथियों, सबसे पहले हम लोगों को उस मिशन और मूवमेंट की जानकारी होना चाहिए। जिस मिशन और मूवमेंट की हम लड़ाई को लड़ रहे हैं, सबसे पहले हमारे लोगों को अपना इतिहास पढ़ना होगा। हमारी बहुत सारी यहाँ पर महिलाएं आई हुई हैं। सबसे पहले जो कि इस देश में हम लोग कितनी भी जागृति पैदा कर ले, हम मनुष्य में कितनी जागृति पैदा कर ले आदमी में, लेकिन अगर हमारी महिला जागृत नहीं हुई तो हम लोग किसी भी कार्य को नहीं कर सकते। क्योंकि बाबा साहब ने जिस लड़ाई को लड़ा तो उनकी पत्नी उनका बहुत बड़ा सहयोग की। ज्योतिबा फुले जब लड़ाई को लड़ रहे थे, इस देश में महिलाओं को शिक्षा दिलाने की लड़ाई को लड़ रही थी, तो उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले ने उनका भरपूर सहयोग किया और उनको यहाँ तक झेलना पड़ा कि उनको अपना घर द्वार राजपाट भी छोड़ना पड़ा। और साथियों, हमारे देश में हर वक्त हिंदू बनाम मुस्लिम चलता रहेगा। लेकिन अगर हम लोग वाकई में इतिहास को उठाकर पढ़ें तो चाहे ज्योतिबा फुले का संघर्ष रहा हो, जब ज्योतिबा फुले शिक्षा के लिए संघर्ष कर रहे थे तो उस समय इस देश के कहा जाए तो हिंदू, जो कि हमारे सारे लोग हिंदू बने हुए हैं, खासतौर पर हिंदू लोगों ने, क्योंकि हिंदू भी थे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, लेकिन जब वो सही लड़ाई लड़ रहे थे, हमारे लोगों को पढ़ाने की लड़ाई, हमारे बच्चों को पढ़ाने की लड़ाई को लड़ रहे थे, उनकी पत्नी हमारे घर की बहन बेटियों को पढ़ाने की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन जब उनको घर से बाहर निकाला गया तो इस समाज में किसी लोगों ने अपने घरों में स्थान नहीं दिया, कोई भी अपनी जगह नहीं दी। लेकिन उस समय भी ज्योतिबा फुले को कोई साथ देने का काम किया तो उस्मान शेख नाम के मुसलमान भाई ने साथ दिया था। साथियों, ठीक, ज्योतिबा फुले का साथ देते उस समय उस्मान शेख भाई ने अपने घरों में स्थान दिया। जब उस्मान शेख ने अपने घर में स्थान दिया, मुस्लिम समाज की महिला उस्मान शेख की बहन फातिमा शेख भारत देश की मुस्लिम सबसे पहले शिक्षिका महिला बनने का काम की। क्यों? क्योंकि उस समय अगर ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले को किसी ने समझा था तो मुसलमान ने समझा था। और उसके बाद भी जब लड़ाई को लड़ा गया, आप लोग इतिहास पढ़िएगा कि जब बाबा साहब की बारी आई थी, बाबा साहब भी लड़ाई को लड़ रहे। उस समय हमारे लोगों को खास तौर पर कहा जाए शूद्र, अभी भी बहुत सारी बातें आती हैं, हमारे लोगों को नहीं पता, लड़ाई झगड़ा होने लगती है तो हमारे ओबीसी ही लोग कहते हैं अरे सूदे तो का जाना। उन लोगों को नहीं पता है कि शूद्र का मतलब क्या होता। साथियों, जब इस लड़ाई को हम लोग पूरी तरह से समझ पाएंगे, जब बाबा साहब, हम लोगों को पानी पीने का अधिकार नहीं था, हम लोग पानी भी नहीं पी सकते थे। तालाब, हमारे अगल बगल तालाब होते हैं, यहाँ तो हर घरों में नल हैं या बहुत सारे पानी पीने की व्यवस्था आ गई। उस समय जो कंडीशन थी कि हमारे लोगों को सही पानी पीने का भी अधिकार नहीं था। बाबा साहब जब हम लोगों को पानी पीने की लड़ाई को लड़ रहे थे, उस समय भी मुसलमान भाई ने साथ दिया। वो अपनी जमीन को दिए थे। उस समय बाबा साहब उस जमीन से लड़ाई को लड़ रहे थे। साथियों, यही नहीं, बाबा साहब जब संविधान सभा में जाना तो बाबा साहब को चुनाव में हरा दिया गया था, लेकिन बंगाल के मुसलमान भाइयों ने, जो कि वहाँ बंगाल पर करीब 50% के ऊपर मुसलमान थे, उन लोगों ने बाबा साहब को चुनाव जितवाकर संविधान सभा में भिजवाने का काम किया। तो साथियों, हम लोगों को समझना होगा कि हम लोगों के साथ ये हर वक्त हिंदू बना मुस्लिम क्यों करते हैं। आप लोग चाहे कोई भी इतिहास उठाकर देखिए, कभी भी ओबीसी के आरक्षण के बारे में क्या मुसलमान कभी विरोध किया गया? कभी आपके हक अधिकार के बारे में क्या मुसलमान ने कभी विरोध किया गया? जातियों में बांटने का काम क्या मुसलमान ने किया? क्या हम लोगों को छूत जैसे ये हमारे देश में कुरीतियां चल रही हैं, क्या किसी मुसलमान ने आपसे छूत भेदभाव किया गया? साथियों, हर
कि हम लोगों को अपने इतिहास को जानना और समझना हो। साथियों, मैं एक कहानी कहता हूँ। एक बाजार में एक आदमी मुर्गा खरीद कर ले आया, और मुर्गा खरीद कर ले आया। उस मुर्गे से उस आदमी ने कहा कि अगर सुबह आप 4 बजे चिल्लाओगे तो मैं तुम्हें कल मार कर खा जाऊं। तब मुर्गे ने दूसरे दिन चिल्लाना बंद कर दिया। उस मुर्गे ने अपनी आवाज को नहीं खोला। फिर तीसरे दिन उस आदमी ने मुर्गे से कहा कि आज हम देखे थे पंख फड़फड़ा रहे थे, अगर सुबह पंख भी आप फड़फड़ाए दूसरे दिन तो आपको मैं मार दूंगा। तो उस मुर्गे ने दूसरे दिन पंख भी फड़फड़ाना बंद कर दिया। और तीसरे दिन वो मुर्गा अपनी लंबी गर्दन कर रहा था। तब उस आदमी ने देखा कि ये मुर्गा अभी अपनी लंबी गर्दन कर रहा है। तो उस आदमी ने मुर्गे से कहा कि अगर आप अपनी गर्दन को लंबी करोगे तो मैं तुझे मार दूंगा। तो उस मुर्गे ने अपनी गर्दन भी लंबी करना बंद कर दिया। और चौथे दिन उस आदमी ने कहा कल तुम्हें अंडा देना होगा। जब इस बात को मुर्गे ने सुना तो मुर्गा रोने लगा, कहा कि ये कैसे हो सकता है, मैं अंडा कहाँ दे सकता हूँ। तब उस मुर्गे ने कहा भाई मरना तो था मुझे, वो मरने से अच्छा था कि मैं इसकी पहले ही शर्त ना माना होता। इसके जो शर्त रखी थी इसके शर्त ना मानकर मैं बोल कर मर गया होता तो अच्छी बात थी। मारा रात भी जा रहा हूँ बिगड़ बोले तो नंबर अगर हम बोलेंगे तब भी लगेगा, नहीं बोलेंगे तब भी लगेगा। इसलिए हम लोगों को अपने समाज को जगाने और अपने महापुरुषों का इतिहास बताने में तनिक भी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए जब तक हमारा समाज, क्योंकि बहुत सारे आरोप लगते रहते हैं। जैसे 14 अप्रैल आता है, बहुत सारी बातें आते थे, समाज में लोग कहते हैं कि ओबीसी के लोग अभी समझ नहीं पा रहे हैं। साथियों, वो ओबीसी की कमी नहीं है, वो हम लोगों की कमी है कि हम लोग ना उनके पास बैठते हैं, ना उनके साथ जाते हैं, ना उनका विचार अपना विचार बताते हैं, ना उनका विचार हम आपस में मिला पाते हैं। ये सारा कुछ हम लोगों को एक साथ मिलजुल कर करना होगा। समय कम है। आप साहब जी और शिक्षा की देवी माता सावित्रीबाई फुले जी और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली माता फातिमा शेख जी और हमारे बहुजन समाज में जन्मे, समय समय पे हमारे बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन करते हुए और आप सभी को जय भीम और जय भीम मीरा सलाम पेश करते हैं। समाज साथियों, हम सबको पता है कि बहुत पहले मुट्ठी भर लोगों ने हमारे देश को गुलाम बनाकर रखा था। हमारे समाज को हजारों वर्गों, हजारों जातियों में बांट करके हम पर राज करते थे। हजारों जातियों बांटकर हम पर राज करते थे। हजारों जातियों में बांट कर हम पर जुल्म, अत्याचार एवं शोषण करते थे। और हमारे इस सारी चीजों को हमारे समाज के महापुरुषों ने लड़ाई लड़ करके हमको हक और अधिकार दिलाने का काम किया। मैं एक चीज कहूंगा, पहले तो तुम्हें शिक्षा से मोड़ दिया जाएगा, पहले तो तुम्हें शिक्षा से मोड़ दिया जाएगा, फिर तुम्हारे नाम को किसी जुल्म के साथ जोड़ दिया जाएगा। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकला करो यारो, वरना किसी दिन तुम्हें कच्चे धागे की तरह जोड़ दिया जाएगा। समाज साथियों, हमारे समाज में ऐसे बहुत सारी चीजें हुई हैं जो हमें एक चीज और कहेंगे कि आज हमारे समाज में हजारों संगठन बनाए जा रहे हैं। हमारे समाज में हर जात में कोई ना कोई संगठन बन रहा है। ये मनवादियों की चाल है, हमें आपको समझना चाहिए। अगर आज हम आप नहीं समझेंगे तो आने वाले वक्त में हमारे लिए बेहतर कल नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं जब तक वे घर को देखने वालों खून का छप्पर आपका भी है, तो आपके पीछे तेज हवा है, आगे को कतर आपका भी है। उसके कत्ल पर मैं चुप था, मेरा नंबर अब आया है, मेरे कत्ल पर आप चुप हो, अगला नंबर आपका है। समाज साथियों, आज हमारे समाज में देखते हैं एक भाई मार खाता रहता है, दूसरा भाई देखता रहता है। अगर एक भाई मार खा रहता है तो दूसरा कहता है हम थोड़ी मार खा रहे, वो मार खा रहा है। पूरे उससे याद रखना चाहिए, आज एक भाई मार खा रहा है तो कल मेरा भी नंबर आ सकता है। इसीलिए हम सबको संगठित रहना चाहिए। और आज तुम्हें एक चीज और कहूंगा कि अपने बच्चों को शिक्षा जरूर देना, क्योंकि
है, क्योंकि समय बहुत कम है, इसीलिए ऊंचा हाथ राजकीय महाविद्यालय में आपने कार्यभार लिया, पदार्पण किया। उस समय में बीए द्वितीय वर्ष का छात्र था। उसके बाद उस समय तत्कालीन बहुत कम लोग शिक्षा देते थे। उस समय हमारी क्लास में मुश्किल से 15 या 20 लड़कियां अध्ययन में थी, जो खासकर बहुत जागरूक घरों की लड़कियां थी। उसके बाद आपने 2005-06 में गांव की लड़कियां जो पढ़ने की इच्छुक थी, आपकी प्रेरणा से गांव की लड़कियां भी बहुत पढ़ने के लिए गई। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परम आदरणीय गुरु जी की देन है कि आपकी ऊंचा हाथ विधानसभा में इस समय आज की डेट में कम से कम 15 से 20 जो ये बहुजन जागरण के समुदाय के लोग हैं, 15 से 20 लड़के आपके अंदर में आपके प्रेरणा से, आपके जो है उत्साह से पीएचडी जो है ग्रहण किया है, विभिन्न विषयों में ग्रहण किया है। ऐसे अपने जीवन के लिए मैं इस उत्साह से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इसके साथ ही मैं गुरु जी की प्रेरणा से विषम परिस्थितियों में अध्ययन कर रहा था। आपने हमारा प्रेरणा स्रोत बने और आज की डेट में मैं आपकी प्रेरणा स्रोत से राजकीय मैं रामपाल लोहिया पीजी कॉलेज में प्राचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। इसका श्रेय आपको ही जाता है। ऐसे आज कोई गांव नहीं है जिसकी बहू बेटी या उसका बच्चा जो उच्च शिक्षा के लिए ऊंचा हाथ का नाम आता है, तो उसमें सबसे पहले राजकीय महाविद्यालय का कोई नाम लेता है तो अपने आप अनायासी मन में या जुबान में हमारे प्रोफेसर जूतर यादव जी का नाम आता है। और आपने जो एक छवि डाली है, उस छवि का निर्वहन आपके बगल में बैठे हुए हमारे डॉक्टर राजेंद्र यादव जी आपके कार्यों का निर्वहन कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मैं हमारे बीच में बहुत सारे लोग आए हैं, बहुत से वक्ता हैं। मैं मैं यहाँ साहित्य का प्राध्यापक हूँ। एक बहुचर्चित रचनाकार हुए ओम प्रकाश वाल्मीकि, उन्होंने इसके मापदंड को निर्धारित करते हुए ही एक कहानी लिखी थी 25 चौका 150। वह कहानी यही बताती है कि एक पीढ़ी उन चौधरियों के जो निरंतर हमको शासित करके आ रहे हैं, किस धूर्तता और चालाकी से हमारी संवेदनाओं की धज्जियां उड़ाते हैं। इतनी आस्था और इतनी श्रद्धा हमारे बीच से बटोर लेते हैं कि उनके गलत को भी हम सही मानते हुए अपने जीवन में निरंतर होते चलते हैं। कर्ज का लिया हुआ वो पैसा जो सूद के रूप में धीरे धीरे वापसी की स्थिति तक पहुंचता है, वह 2500 का 100 की बजाय 150 में पहुंच जाता है। बेटे का पाठ जो घर में पिता द्वारा उसी चौधरी के माध्यम से पढ़ाई के रूप में 2500 का 150 पढ़ाया जाता है, तो स्कूल में वो पाठ 2500 का 100 पढ़ाया जाता है। और यहाँ ये निर्धारित कर दिया जाता है कि चौधरी की बात सर्वोपरि है, मास्टर अभी अपने ऊपर नहीं पहुंचे हैं कि वह सही पाठ पढ़ा सके जिंदगी का। इस सबक को तोड़ने का काम ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी का मुख्य पात्र जब करता है, शिक्षा प्राप्त करने के बाद नौकरी के उपरांत घर में आकर के अपने पिता को 2500 के 100 की परिभाषा को परिभाषित करता है सिक्कों के माध्यम से। और जब उसके पिता का ये भ्रम टूटता है तो उसकी जुबान से जो बात निकलती है, तो उस चौधरी के जिसने मेरी श्रद्धा और संवेदनाओं का लिहाज नहीं किया, उसको कीड़े पड़े, क्योंकि उसकी सीमाएं थी। लेकिन अपनी सीमाओं में भी उसने अपने अंदर के दर्द को समेटते हुए इतनी बड़ी प्रतिक्रिया कर दी। वही प्रतिक्रिया अब हमारे आप सबके बीच से शिक्षा के माध्यम से संतृप्त होते हुए उन तथाकथित सत्ताधारियों के खिलाफ होनी चाहिए जिनके शोषण का शिकार हम निरंतर बन रहे हैं, बनते आ रहे हैं। परिवर्तन की इस घड़ी में यदि संतृप्त होकर के, शिक्षित होकर के हम सामाजिक न्याय की लड़ाई की लड़ने के लिए सत्ता पर काबिज नहीं होंगे, तो हम अपने लिए न्यायिक तरीके से वो सुविधाएं नहीं जुटा पाएंगे जिनके माध्यम से हमारी अगली पीढ़ियां राज कर सके, सुख हो सके। बहुत जरूरी है कि हम जिनको श्रद्धेय मानते हैं केवल उनको भगवान मान न बैठे, उनके जीवन को, उनके कर्म को
अपने जीवन में उतारते हुए उनको संचार के माध्यम से अपनों तक इतना अधिक फैलाएं, इतना अधिक पहुंचाएं कि जागरूक होकर के हम उस एक अधिकार के माध्यम से परिवर्तन की राह को तलाश सकें, जिसको हम मताधिकार कहते हैं। मताधिकार साधारण अधिकार नहीं है। दुनिया के तमाम देशों में जो अपने आप को आधुनिक कहते या कहलाते थे, बहुत बाद में प्राप्त हुआ। हिंदुस्तान में 20वीं सदी के प्रारंभ में ही आज़ादी के तुरंत बाद प्राप्त हो गया। इसलिए ये जरूरी है कि प्राथमिक से लेकर के हायर तक, सामाजिक से लेकर के आर्थिक तक, राजनीतिक से लेकर के धार्मिक तक, हर तरह से अपनी जागरूकता जरूरी है। धर्म के उस जकड़न या आवरण को, जिसको कार्ल मार्क्स ने कभी अफीम कहा था, और वह अफीम जो हमारे चूल्हे चौके से होकर के हमारे पूजा घरों तक घुस गई है, उसकी उस जकड़नों को भी दूर करना होगा। ज्यादातर यही होता है कि वह धर्म सत्ता के लोग उस धर्म को, जिसमें वह वास्तविक रूप से परजीवी है, लेकिन तथाकथित श्रमजीवी बन करके हमारा यूज करते हैं, हमारा प्रयोग करते हैं, और उस प्रयोग के माध्यम से हमको निरंतर शासित किए रहते हैं। शासित नहीं होना है, शासन की व्यवस्था तक पहुंचना है, और उस व्यवस्था तक पहुंचने के लिए उन धर्म की रूढ़ियों को तोड़ना बहुत जरूरी होगा। मैं अपनी बात ज़्यादा नहीं कहता। एक उदय प्रकाश की कविता है, बहुत छोटी सी, बस उसको रखते हुए अपनी बात रखता हूँ। बहुत बेहतरीन तरीके से उदय प्रकाश जी ने महज चंद लाइनों में कहा है कि आदमी मरने के बाद कुछ नहीं सोचता है, आदमी मरने के बाद कुछ नहीं बोलता है, कुछ नहीं सोचने और कुछ नहीं बोलने पर आदमी मर जाता है। तो हमें सोचना भी है, हमें बोलना भी है, क्योंकि हम जिंदा हैं। हमारा जब तक अस्तित्व रहेगा तब तक हमारा आत्मगौरव रहेगा। आत्मगौरव से पहले हमारे अस्तित्व की लड़ाई है, और मनुष्य का अस्तित्ववान होना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे इसी अस्तित्व पर सबसे बड़ा संकट है, और वो संकट जो सही कहा कि महज 3% लोगों ने खड़ा कर रखा है। तो आप दिखाई देंगे 3% लोगों की उस मनोवृत्ति को समझना होगा, और उससे पार पाते हुए उनको शासित अवस्था में लाना होगा, हमें शासन अवस्था में पहुंचना होगा। बस, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने को शहीद किया, इस देश को की रक्षा करने के लिए हम उन्हें नमन वंदन करते हैं। क्योंकि ये सामाजिक कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य ये है कि हम किस तरह से समाज को आगे बढ़ाएं। मूल निवासी बहुजन चेतना या किसी भी नाम से आप जो रखा है, उसका एकमात्र उद्देश्य है कि हम अपने समाज को कैसे आगे बढ़ाएं। तो देखिए, बढ़ने के लिए, बढ़ाने के लिए तो बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन उस बढ़ाने और बढ़ाने में जो हमारे पास जो रास्ते में ऑब्स्टेकल है, अवरोध है, जब तक हम उसको नहीं समझेंगे, हमारा किसी भी प्रयास, किसी तरह का प्रयास वो सफल नहीं हो सकता है। हम बार बार आगे बढ़ते रहें और बार बार फिसल करके सांप और सीढ़ी का जो खेल है, वो ऊपर पहुंच करके और फिर नीचे पायदान पर पहुंचते रहे हैं। ये एक बार नहीं हुआ, ये सैकड़ों बार हो चुका है। लेकिन क्या हमने कभी बैठ करके इस पर विचार किया कि ऊपर पहुंच करके हम नीचे क्यों आए? और जब तक हम अपनी असफलता को नहीं देखेंगे, एक नहीं लाखों साल तक इसी तरह का कार्यक्रम करते रहेंगे, बढ़ करके गिरते रहेंगे, इसमें इसको कोई रोक नहीं पाएगा। तो हमारी असफलता कहाँ है? हमको इस पर विचार करना है। हम मंजिल तक पहुंच करके फिर लौट आते हैं और बार बार जो चढ़ने की कोशिश करते हैं, वही प्रयास, उससे ज्यादा मेहनत।
तो हमको इसको देखना है। हमारे अंदर जो सबसे बड़ी पहली कमी है, जो सदियों से हमारे साथ किया गया, वो मूल रूप से शिक्षा है। अभी हमारे बहुत सारे वक्ताओं ने इस पर प्रकाश भी डाला। देखिए, जब तक हम शिक्षा नहीं ग्रहण करेंगे, और शिक्षा कैसी, वो शिक्षा जिसमें विवेक जागृति हो। हमें आज जो पढ़ाया जा रहा है, अगर हम गहराई से विचार करें तो अगर आप एक्स्ट्रा जगह से अपने विचारों को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं, किताबें नहीं पढ़ रहे हैं, तो जो बुक्स हमारे लिए दी गई है, रिकमेंडेड है, इनसे हमारे विवेक की बढ़ोतरी बिल्कुल नहीं हो सकती, विवेक बिल्कुल नहीं हो, क्योंकि सारी की सारी शिक्षा जो हो रही है वो अंधविश्वास की तरफ ढकेलने के लिए हो रही है, और हम उसमें लिप्त भी हैं। तो जब तक हम अपने कोर्स में विवेक पैदा करने वाली चीजों को नहीं रखेंगे, हम इसी तरह ऊपर उठेंगे और फिर गिरेंगे। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि आगे बढ़ने के लिए हमको वैज्ञानिक मानसिकता को अपनाना पड़ेगा, और जब तक हम वैज्ञानिक मानसिकता के लड़कों को, अपने छात्रों को, आने वाली पीढ़ी को नहीं तैयार करेंगे, हम बार बार उठते और गिरते रहेंगे। आप देखिए, जब भी कोई पर्व होता है तो सबसे ज्यादा कांवड़ ढोने वाले कौन लोग होते हैं? जरा आप नजर उठाकर देखिए। सबसे ज्यादा कांवड़ ढोने वाले आप जिनके लिए ये कार्यक्रम कर रहे हैं, यही लड़के, यही लोग सबसे ज्यादा देखे जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको भर दिया गया है दिमाग में कि जब तक आप पूजा पाठ इस तरह की चीजों को नहीं करोगे, आप परीक्षा में पास नहीं होगे, आपको नौकरी नहीं मिलेगी, आप आगे नहीं बढ़ सकोगे। तो भाई कौन नहीं आगे बढ़ना चाहता? तो चलिए ठीक है, हम पूजा पाठ करेंगे, हम आगे बढ़ जाएंगे। दिमाग में यही तो भरा जा रहा है, और इसके लिए संसाधन भी मुहैया कराया जा रहा है। तो जब तक हमारी शिक्षा विवेक प्रधान नहीं होगी, हम आगे बिल्कुल नहीं बढ़ सकते। हमारी माताएं यहाँ बैठी हैं बहुत बड़ी संख्या में। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप लोगों को अपने विवेक का इस्तेमाल करना, क्योंकि अंधविश्वास में ढकेलने का सबसे पहला काम अगर कोई करता है तो उसकी मां करती है, उसके बाद उसका पिता करता है, फिर उसका परिवार करता है, फिर उसके पड़ोसी करते हैं, फिर समाज करता है। बच्चे को पैदा होते ही सबसे पहले अंगुली पकड़ करके मंदिर में कौन ले जाता है? उसकी मां ले जाती है। क्यों ले जाती है? क्योंकि वो मानती है कि मैं इसकी असली मां नहीं हूं, इसकी असली मां कहाँ है? उस मंदिर में है, और वही इस बच्चे को आगे बढ़ाएगी, इसको स्वस्थ रखेगी, इसका कल्याण करेगी। इसीलिए उसके अंगुली पकड़ करके सबसे पहले कहाँ ले जाती है? दर्शन करवाने। तो जब तक इस तरह की मानसिकता हमारी महिलाओं में रहेगी, क्या आप सोचते हैं कि आपका लड़का पढ़ करके और वो विवेकशील होगा? जीवन में कभी नहीं हो सकता है। तो पहला काम होना चाहिए कि हमारे घर की जो महिलाएं हैं, उनके अंदर से ये कॉन्सेप्ट निकलना चाहिए कि हमारा जो कल्याण है वो दूसरा कर रहा है। बच्चे के अंदर इस बात को भरना पड़ेगा, और भरना चाहिए। मैं सबके लिए कह रहा हूं, चाहे वो महिलाएं हो या पुरुष हो, बच्चों के अंदर इस बात को पढ़ना चाहिए कि आपका कल्याण अगर कोई करेगा तो पहले नंबर पर माँ है, बाप है, परिवार है, और गुरु है जिस कक्षा में वो पढ़ने जा रहा है, समाज है।
दूसरा नहीं कर सकता है। आप में गड़बड़ियां हमारे लोगों में क्यों इस तरह की आ जाती है? वो इसीलिए होती है कि हम अपनी तरफ जो वास्तव में जिसे हमें करना चाहिए वो नहीं करते और आशा करते हैं कि हमारा सारा काम दूसरा पूरा कर देगा। आज की शिक्षा भी इसी पर आधारित है। आप सोचो कि अभी जो युद्ध हुआ, युद्ध में आपने देखा किस तरह की मिसाइलें चल रही थी। एक मिसाइल को पीछा करते हुए मिसाइलें जा रही है, उसको मार के गिरा दिया। क्या आप बता सकते हैं कि पूजा पाठ से हुआ है? किसी देवी देवता ने इसको बनाया है? इसको किसने बनाया? इसको बनाया है मनुष्य ने, और उन मनुष्यों ने बनाया है जिनके दिमाग में ये देवी देवता नाम की कोई चीज नहीं है। और आज उसी की बदौलत भारत ने जो कमाल किया वो किसका काम था? वो वैज्ञानिकों का। तो जब तक हम अपने बच्चों को और स्वयं भी इस तरह की शिक्षा नहीं देंगे, बिल्कुल कल्याण नहीं होगा। और अब तो आप देख ही भी रहे हैं कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है, जो कोर्स है, उसमें जो पहले महापुरुष हुआ करते थे, जो समाज सुधारक थे, इनको आउट कर दिया गया। अब उनको रखा जा रहा है कि जिनको पूजा पाठ करके आप सब कुछ पढ़ा सकते हैं। ये शुरुआत हो गई। तो बच्चों में क्या पढ़ेंगे? तो हमें ये कैसे आएगा? ये आएगा तब जब हमारे पॉलिसी मेकर उसी तरह के होंगे। जिस देश का राजा वैज्ञानिक होगा, आप समझ लीजिए कि उसके सारे छात्र जो है उसी रास्ते पर बैठे। राजा अगर सबसे ज्यादा धार्मिक है, वो हमेशा पूजा पाठ में रहेगा, तो आप यकीन मानिए कि जो भी व्यक्ति, जो भी छात्र हैं, वो सारे के सारे उसी रास्ते पर चलेंगे। क्यों? क्योंकि उनको प्रोत्साहन मिल रहा है कि हमारे राजा ने पूजा पाठ करके इतनी बड़ी गति प्राप्त किया है, तो इसका मतलब यह है कि हम भी इसी को करेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये तो एक दिखाने का ट्रेलर। इस झांसे में हम सारे लोगों को बिल्कुल नहीं पढ़ना है। हमें बच्चों को अच्छी शिक्षा देना है और ऐसी शिक्षा देना है जो विवेक सम्मत हो। और जब तक इसको नहीं करेंगे, हम बार बार फिसलते रहेंगे, जहां से चले हैं वहीं पर लौट करके पुनः गिरते रहेंगे। तो मेरा पहला जो फेल्योर का कारण था वो यही है कि हम वास्तविक शिक्षा नहीं दे पा रहे। आप उसको उस समय को याद करिए जब भगवान बुद्ध यहाँ पर तक्षशिला और नालंदा ऐसे विश्वविद्यालय थे जहाँ पर अंधविश्वास, रूढ़िवादिता ये नाम मात्र नहीं था। आप उस समय देखो, आप कल्पना करिए, हमारे प्रोफेसर साहब बैठे हैं, आप सारे लोग इतने विद्वान हैं, बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम उस पीरियड को देखें तो विश्व के सारे लोग कहाँ पढ़ने आते थे? इसी नालंदा और तक्षशिला ऐसे उसमें तो 150 महाविश्वविद्यालय भारतवर्ष में थे, यही सब पढ़ने आते थे। विश्वविद्यालय का कॉन्सेप्ट किसने दिया? भारत ने दिया। और वो कौन सा समय था? आप याद करिए, चंद्रगुप्त, सम्राट अशोक, ये वो काल। और तब ये भारत देश जो है सोने की चिड़िया कहलाता था। तो अगर हमको वास्तव में उसी तरह की शिक्षा अगर हम देते हैं तो वो दिन दूर नहीं जब पुनः यहाँ पढ़ने के लिए विदेश के लोग आएंगे। और आज क्या हो रहा है? हम ऑक्सफोर्ड में पढ़ने के लिए लाइन लगाते हैं। दूसरे देश में भले ही वो किसी ऐसा देश क्यों ना हो, बहुत छोटा हो, लेकिन विदेश में पढ़ने में हम गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने अपनी शिक्षा को उसका डायरेक्शन मोड़ दिया, गलत रास्ते पर, गलत ट्रैक पर चला दिया। और जब तक हम गलत ट्रैक पर चलते रहेंगे, हमें कटोरा लेकर के दूसरे से भीख मांगते रहना पड़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। वो चाहे पैसे के मामले हो, चाहे हथियारों के मामले में हो, या अन्य किसी चीज में हो, हमको दूसरे की तरह
देखना ही पड़ेगा। इसलिए जब तक हमारे पॉलिसी मेकर अच्छे नहीं होंगे तब तक हम अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते। इसके लिए क्या जरूरी है? इसके लिए जरूरी है कि हमें ऐसे लोगों को वहां भेजना है जो इस तरह की विचारधारा रखते हैं। हमारे साथ गड़बड़ी कहाँ होती है? गड़बड़ी यह है कि इलेक्शन में हमारा आदमी हमारी जात का खड़ा हुआ, विचारधारा भले ही हमारे से कितनी भिन्न हो, लेकिन जात के नाम पीछे पीछे जुड़ गए। यही सबसे बड़ी गलती है हमारी फेलोर। लड़ाई हमेशा विचारधारा की होनी चाहिए, और जब तक विचारधारा की लड़ाई को हम पालन पोषण हम नहीं करेंगे तब तक हम गिरते रहेंगे। यहाँ पर जातियों को एक किनारा रखिए, विचारधारा को साथ लेकर चलिए। किसी भी कम्युनिटी का हो, लेकिन मेरे विचार से मेल खाता हो। जाति तो बनाया इसीलिए गया है कि आप एक होइए। इसलिए इन सारी चीजों को हटा करके एक विचारधारा का नाम चाहे जो दे दीजिए, मैं किसी उसका नाम लेना नहीं चाहूंगा, नाम कोई भी दे दीजिए, लेकिन समान विचारधारा के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए आप सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, और निश्चित है कि आप अवश्य सफल होंगे। बहुत बहुत जी को सत सत नमन करते हुए इस मूल निवासी जन सम्मेलन की ओर से आपको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। आदरणीय साथियों, सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन का संघर्ष संवाद नहीं, कर्मयोग का संघर्ष है, साधना का संघर्ष है, त्याग का संघर्ष है, बलिदान का संघर्ष है। हम लोग जो दुखी हैं, जो पीड़ित हैं, हमारे समक्ष जो संघर्ष है वो मनवादी सांस्कृतिक साम्राज्यवाद के विस्तार का संघर्ष है। मनवादी शक्तियां हमारे मानवतावादी और समतावादी वैचारिकी को निगलना चाह रही हैं। उनके ऐसे षड्यंत्र हैं कि हमारे महापुरुषों ने जो हमको शिक्षा दी, जो हमको समानता का पाठ पढ़ाया, जो एक जाति विहीन समाज की संरचना के लिए हम लोगों को त्याग बलिदान की बातें बताई, आज वो कमजोर पड़ती नजर आ रही हैं। और मनवाद हमारी एकता को विघटित कर हमको विभिन्न कर्मकांडों और जातीयता के कुचक्र में फंसाकर हमारा शोषण कर रही है। तो आज जो ये मूल निवासियों का सम्मेलन है, जो पिछड़ों, दलितों, शोषितों, वंचितों का सम्मेलन है, हम समझते हैं सबकी पीड़ा एक है कि इस देश में जो प्रशासक वर्ग है, जो अभिजात्यवादी वर्ग है, वो हमको समानता का अधिकार नहीं देना चाहता है। चाहे वो आर्थिक समानता की बात हो, चाहे वो सामाजिक समानता की बात हो, चाहे वो सांस्कृतिक समानता की बात हो, चाहे वो शैक्षिक समानता की बात हो, वो हमारे शोषितों, पीड़ितों, वंचितों को सत्ता शासन में हमारी जो सम्यक भागीदारी है उससे वंचित रखना चाहते हैं। ये हमारी मूलभूत समस्या है। अब इस समस्या का समाधान क्या है? इस समस्या का समाधान हम जहां तक समझते हैं, हमारी जो आध्यात्मिक चेतना है उसका ना तो आत्मवाद है ना तो अनात्मवाद है। हम जहां तक समझते हैं हमारी समस्या का निदान हमारा नैरात्मवाद है। हम जितने भी दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित हैं, सब विभिन्न विचारधाराओं में
विभिन्न अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं में संलिप्त हैं और समाज हमारा अंधकार की ओर बढ़ रहा है। हमारी आने वाली पीढ़ी गुलाम होने जा रही है। बहुत सारे सम्मेलन होते हैं, बहुत सारी वैचारिक गोष्ठियां होती हैं। हम में इतना ज्ञान है, चाहे वो शिक्षा के आधार पर हो, चाहे वो गोष्ठियों के आधार पर हो, चाहे वो सोशल मीडिया उसका कारण हो, चाहे हमारे विद्वान पत्रकार बंधु उसके आधार हो। हमको ज्ञान है कि आखिर हमारे शोषण का, हमारी पीड़ा का, हमारी गुलामी का, हमारी गरीबी का कारण क्या है। वो जानते हैं कि एक कारण है कि हम विघटित हैं। ये एक लोक कल्याणकारी प्रजातांत्रिक गणराज्य है हमारा देश। इसमें जिसके हाथ में सत्ता का नियंत्रण है वो सर्वशक्तिमान है। वो जैसा चाहेगा सामाजिक संरचना वैसी होगी, वो जैसा चाहेगा संवैधानिक व्यवस्था और संवैधानिक व्याख्या उसके अनुसार होगी। आज संविधान बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो सपना देखा था, आज क्या उनके दर्शन, उनका सपना, उनकी नीति, उनकी नीयत फलीभूत हो रही। आज हम को संविधान में जो हमारी व्यवस्थाएं हैं, आज उन संविधान की व्यवस्थाओं के अनुसार हमें अधिकार नहीं मिल रहा है। इसका एक ही कारण है कि सत्ता हमारे हाथ में नहीं है। बहुजन चेतना का अभाव है। बहुजन चेतना संगठित नहीं है। बहुजन चेतना के नायक मान्यवर कांशीराम जी का जो राजनीतिक दर्शन था, जो पिछड़ों दलितों को संगठित करने की उनकी अवधारणा थी, आज वो किन्हीं न किन्हीं कारणों से टूट गई है, बिखर गई है। वो कारण भी आपसे छुपा हुआ नहीं। अभी मुझे बहुत अच्छा लगा, आदरणीय डॉक्टर साहब ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि हमारी वैचारिकी कौन है, जातीयता महत्वपूर्ण है। हमारी वैचारिकी में समाजवाद है, हमारी वैचारिकी में अकिंचन चेतना है, हमारी वैचारिकी में सामाजिक न्याय है, समता है, समानता है। लेकिन अगर मनवादी ताकतें हमारी ही जाति को विघटित करके और भगवा दर्शन सिखाकर उनको, मनवादी व्यवस्था सिखाकर उनको हमारे बीच में छोड़ देती है, हमारे बीच में उनको सीधे शब्दों में कहें तो अपनी पार्टी से टिकट दे देती है और हम जातीयता में बहकर अपने विचार को भूल जाते हैं और वही हम बहुत बड़ी चूक कर देते हैं। आज हम जिन विषयों पर संवाद कर रहे हैं कि हम पिछड़ों दलितों को वैचारिक रूप से सत्य शोधक समाज की जो अवधारणा है उसके अनुसार एक रह करके सामाजिक जीवन जीना है, राजनीतिक जीवन जीना है, धार्मिक जीवन जीना है। लेकिन जहां पर चुनावी गतिविधियां हावी हो जाती हैं, अगर वहां पर कोई आपकी सामाजिक न्याय की पृष्ठभूमि का राजनीतिक दल किसी शोषित पीड़ित वंचित को प्रत्याशी बनाता है तो भगवा संस्कृति भी आप ही के समाज का एक व्यक्ति आपके सामने खड़ा कर देती है और हम मौर्य हैं, हम यादव हैं, हम पटेल हैं, हम निषाद हैं, इन भावनाओं में हम दलित हैं, इन भावनाओं में हम बहकर उन भगवा संस्कृति के नुमाइंदों का साथ दे देते हैं और वहीं पर हमारे क्षमतावादी विचार की अवधारणा। तो आज जो ये मूल निवासियों का संगम है,
मूल निवासियों को ये संकल्प लेना होगा कि इस लोकतांत्रिक गणराज्य में सत्ता उन्हीं के हाथ में होगी जो दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों की बात करेगा। हम उन्हीं को देंगे, तो चाहे किसी भी दल का क्यों ना हो। आज अगर मैं सीधे नाम देने की आवश्यकता नहीं है, मैं एक उदाहरण आपको पेश करता हूं। हालांकि इस सम्मेलन में ये बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन मैं कहना उचित समझ रहा हूं। जनपद सुल्तानपुर में वो राम भुवन निषाद जी, आदरणीय राम भुवन निषाद जी सांसद है। समाजवादी पार्टी ने उनको टिकट दिया और जितने भी इस वैज्ञानिक दृष्टिकोण के व्यक्ति हैं, समतावादी दृष्टिकोण के व्यक्ति हैं, सामाजिक न्याय को चाहने वाले लोग हैं, सारे पिछड़े, वंचित, शोषित एक होकर के उनको मतदान किया और सांसद हुए, संसद में पहुंचे। लेकिन वहीं 10 कदम पर अंबेडकर नगर में वो कौन सी विधानसभा है वर्मा जी वाली? कटेहरी विधानसभा में मनुवादियों ने विचार विमर्श किया कि सामाजिक न्याय को रोकना है। समतावादी जो रथ चल रहा है, सामाजिक न्याय का जो रथ चल रहा है, जो पिछड़ों, दलितों की एकता का रथ चल रहा है, इसको रोकना है। वहीं कटेहरी में भाजपा ने एक निषाद प्रत्याशी बनाया और सारा निषाद सामाजिक न्याय की अवधारणा को भूलकर, अपनी समतावादी विचारधारा को भूलकर, अंबेडकरवाद को भूलकर वो भगवान संस्कृति के गोद में बैठ गया और भाजपा को वोट कर गया। वहां का विधायक भारतीय जनता पार्टी का। बताइए, हमारा सामाजिक न्याय क्या इस तरह से सुरक्षित रहेगा? नहीं रह सकता है। अभी फूलपुर में एक आदरणीय मौजी सांसद लड़े, समाजवादी पार्टी से उनको टिकट दिया गया और बहुत अच्छी उदाहरण है। बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों के आधार पर सारे SC/BC एक हुए और मतदान किया। बहुत अच्छी बात है। लेकिन वहीं उपचुनाव में एक हमारे मुसलमान भाई को टिकट मिल गया फूलपुर से, तो वहीं पर मुझे कहने में आप माफ कीजिएगा, मौर्य वंश, पटेल वंश, सारे के सारे लोग चूंकि मुसलमान हैं, भले वो सामाजिक न्याय का योद्धा है, उससे दूर होकर के उन्होंने मतदान भाजपा को कर दिया। तो आज संवाद की आवश्यकता कम है। सब जानते हैं, सबको ज्ञान है। जो मैं कह रहा हूं ये सारे लोग जानते हैं। यहां मैं शिक्षा देने नहीं आया हूं, क्योंकि उम्र में भी थोड़ा अधिक हूं, सेवानिवृत्त प्राचार्य हूं, तो मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि ज्ञान का अभाव नहीं है, संकल्प का अभाव है। यहाँ पर इकट्ठा हुए और संचालक जी ने बताया कि आप पिछड़े के अध्यक्ष हैं, तो सब पिछड़े लोग ही इकट्ठा है। तो मैं भी आपको बताना चाहता हूं कि जहां आंकड़े आते हैं वहां मैं जाता नहीं। वो तथाकथित आंकड़े हैं, वैसे वो किसी मामले में आंकड़े हैं नहीं, वो तो साजिश में आंकड़े हैं, षड्यंत्र में आंकड़े हैं। और साजिश षड्यंत्र करके हमको पिछड़ा घोषित किया होता है। नहीं तो अगर आप देश के विकास में अगर योगदान देखेंगे तो आप हम लोगों का योगदान माइनस कर लीजिए। OBC का, SC का, ST का योगदान आप माइनस कर लीजिए और जो काम धंधा हम लोग करते हैं इसको ठप कर लीजिए। फिर देखते हैं देश कैसे चलेगा। तो जो अपने को अगड़ा कोशिश कर रहे हैं, एक्चुअल में वो अगड़े नहीं है। हम तो उस सभ्यता के वारिस हैं, उस सभ्यता के वंशज हैं जो दुनिया की सबसे विकसित सभ्यता थी, जिसको सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाता है, उसके हम वंशज
विचारधारा हमारी विचारधारा, हमारे पूर्वजों की विचारधारा है, जो सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर तथागत बुद्ध से लेकर मौर्य वंश से लेकर और फिर तमाम संतों गुरुओं महापुरुषों से होते हुए ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर, पेरियार रामास्वामी नायकर, पेरियार ललई सिंह यादव, जगदेव बाबू, रामस्वरूप वर्मा जैसे तमाम महापुरुषों के द्वारा, माननीय काशीराम साहब और तमाम महापुरुषों के द्वारा जिस विचारधारा को आगे बढ़ाया गया, वो एक विचारधारा इस देश में चल रही है लगातार। और दूसरी विचारधारा जो इस देश में कुछ लोग विदेश से आए और उन लोगों ने कहा कि हम जन्म से बड़े, जन्म से श्रेष्ठ हैं। क्यों श्रेष्ठ हैं? क्योंकि हम मुंह से पैदा हुए। अब आप तो लोग पढ़े लिखे, आप लोग सब प्रोफेसर लोग भी बैठे हुए हैं हमारे, तो आप बताइए अभी तक पूरी दुनिया में ऐसा कोई बच्चा पैदा हुआ जो मुंह से पैदा हुआ? ऐसा तो कोई बच्चा नहीं। डॉक्टर साहब भी बैठे, तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाए? तो मैं इनके लिए शब्द ढूंढ रहा था बहुत दिन से कि ऐसे लोगों को क्या कहा जाए जो अपने को मुंह से पैदा हुआ घोषित करते हैं और इसके नाम पर कहते हैं श्रेष्ठ। तो मुझे खोजते खोजते एक शब्द समझ में आया कि अगर ऐसे कहने वाले लोगों की जमात को जाहिलों की जमात कहा जाए तो कोई बुरा नहीं होगा, कोई गलत बात नहीं होगी। तो इसलिए मैं इन लोगों को जाहिलों की जमात कहता हूं। ये जाहिलों की जमात के लोग हैं जो लोग ये घोषित किए कि हम मुंह से पैदा और मुंह से पैदा हुए इसलिए हम बड़े। कोई क्षत्रिय से पैदा हुआ, कोई भुजाओं से पैदा हुआ, उसको क्षत्रिय कह दिया। कोई पेट से पैदा हुआ, उसको वैश्य कह दिया। कोई पैर से पैदा हुआ, उसको शूद्र कह दिया। पैदा सब एक जगह से होते हैं, लेकिन इनके ग्रंथों में सब अलग अलग जगह से पैदा होते। ये हम सबको पता है कि पैदा सब एक जगह से होते हैं, अलग अलग जगह से नहीं पैदा होते हैं, लेकिन इनके ग्रंथों में सब अलग अलग जगह से पैदा होते। और ये जो इसके आधार पर जो असमानता की व्यवस्था बनाई, इस व्यवस्था को प्रोटेक्ट करने का काम सबसे ज्यादा कौन कर रहा है? इसकी रक्षा करने का काम कौन कर रहा है? जिनको इन्होंने कहा कि भैया तुम भुजा से पैदा हुए इसलिए हमसे नहीं छो, इतना ही नहीं कहा, कुरान में लिखा कि हमने 21 बार इनका नाश कर दिया। लिखा कि नहीं लिखा? बड़े उनको पता होगा, लिखा। कहा 21 बार नाश कर दिया, और 21 बार नाश कर दिया। इसके बावजूद भी उनकी व्यवस्था को बचाने में लगे हुए हैं। अजीब बात है, तुम्हारे पूर्वजों को 21 बार तुमको धरती विहीन कर दिया और लिखा फिर इनकी महिलाएं ब्राह्मणों के पास गई। लिखा है, मैं कोई काल्पनिक नहीं बोल रहा, क्योंकि आजकल वो सेना लेकर घूमने लगते हैं तो मुझे खैर उसकी डर नहीं लगती है, मुझे उसका डर नहीं है। लिखा जो है, जो जिसने लिखा है, तुम्हें उसके बारे में गुस्सा नहीं आता, और जो बोलता है, जो बताता है क्या लिखा है, उसके ऊपर तुमको गुस्सा आता। अजीब बात है। अरे गुस्सा तो लिखने वाले के ऊपर आना चाहिए, लिखने वाले के ऊपर तुमको गुस्सा नहीं आ रहा है, और जो बता रहा है उसके ऊपर गुस्सा है। सेम यही बात हमारे ओबीसी के लोगों के ऊपर मिला। जिन लोगों ने अपने ग्रंथों में हम लोगों को सूत्र लिखा, उनके ऊपर हमको गुस्सा नहीं आ रही। लेकिन अगर कोई आदमी बता रहा है, हमारे में से तमाम लोगों को गुस्सा है। कई तो हमको ही आकर कहते हैं कि आप सब कहिए, लेकिन ये क्यों आप कहते हैं? ये अच्छा नहीं लगता है।
तो हमने कहा मैं अच्छा लगने के लिए बोलता भी नहीं हूं, क्योंकि मैं इलेक्शन में खड़ा भी नहीं होता। तो अगर आपको बुरा लगता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम परिवर्तन के लिए काम कर रहे हैं, परिवर्तन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। उसके लिए जो सही बात है वो बोलना पड़ेगा। आपको ठीक लगे तो भी बोलेंगे और आपको ठीक ना लगे तो भी बोलेंगे। आज ठीक नहीं लगेगा, कल ठीक नहीं लगेगा, परसों ठीक नहीं लगेगा, लेकिन एक दिन ठीक लगने लगेगा। और उसमें से बहुत सारे लोगों को ठीक लगने लगा जो पहले कहते थे ठीक नहीं, क्योंकि उन्होंने पढ़ा, उन्होंने सोचा, उन्होंने समझा, तो उनको समझ में आया कि यार ये तो ठीक ही कह रहे हैं, ये तो हमारे बारे में यही लिखा है इन लोगों ने ग्रंथों में, जिनकी व्यवस्था को हम बचाने के लिए काम कर। पहले नंबर पर क्षत्रिय बचा रहा, जिसको कहा 21 बार संहार कर दिया वो बचा रहा। फिर दूसरे नंबर पर ओबीसी बचा रहा। आज लोकतांत्रिक दृष्टि से तो पहले नंबर पर ओबीसी बचा रहा है, क्योंकि वोट तो हमारा ही जाता है, संख्या तो हमारी ही ज्यादा है। इसलिए मैं कहता हूं कि ब्राह्मणवाद के तंबू का जो सबसे मजबूत बंबू है वो ओबीसी है। ब्राह्मणवाद के तंबू का जो सबसे मजबूत बंबू है वो ओबीसी है। अगर उसको उखाड़ दिया जाए, आराम से नीचे आ जाए, तो हम लोग इसको उखाड़ने में लगे हैं। आज नहीं तो कल उखड़ेगा, बिना उखड़े फुर्सत नहीं है, उखड़ना है और इनको जमीन में जाना है, इनको कोई रोक नहीं सकता, ये तो तय है। और इसके लिए हम लोगों को समझाना पड़ेगा। देखिए, हम लोग देखते हैं कि यात्रा जा रही, उसमें कितने बैकवर्ड, कितने शेड्यूल कास्ट, वो यात्रा जा रही, बात सही है, हमारी आबादी है और हम ही सबसे ज्यादा मानसिक रूप से बुला, तो हम ही तो वहां जाएंगे। वो तो लीडरशिप पर करने के लिए जाते हैं, अगर वो जाते भी है। लेकिन ये हो गया व्यवहार, ये हो गया व्यवहार। और व्यवहार कैसे होता? जैसा आदमी का विचार होता है वैसा आदमी का व्यवहार होता है। व्यवहार के लिए विचार जिम्मेदार है, व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है। उस व्यक्ति का विचार व्यवहार के लिए जिम्मेदार है। हम कहते हैं 85% है, 90% है, ठीक बात है, इसमें कोई गलत बात नहीं। लेकिन जो हम वैचारिक रूप से जब हम खड़े होते हैं तब हम किधर भी 85